खबर चंद्रयान 3 को लेकर, जिसकी रेस चल रही है लूना 25 से। लूना 25 क्या है? रॉकेट है रशिया का। कौन सा रशिया? भारत का मित्र देश है रशिया। रशिया और इंडिया में रेस हो रही है अंतरिक्ष में। इंडिया का चंद्रयान 3 बनाम लूना 25, लेकिन इस रेस के बीच में इसरो का एक बयान आया है, और बयान आया है लूना 25 को लेकर, जहां पर रोसकॉस्मोस, जो कि रूस का इसरो आप इसे कह लीजिए आसान भाषा में, रूस की स्पेस एजेंसी है, उसके लिए ट्वीट करते हुए इसरो ने लिखा है, कांग्रेचुलेशंस रोसकॉस्मोस ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ लूना 25। उसके बाद बाकायदा एक बुके का इमोजी भी लगाया है, साथ ही लिखा है, वंडरफुल टू हैव अनदर मीटिंग पॉइंट इन आवर स्पेस जर्नीज, विशेस चंद्रयान 3 एंड लूना। दोनों देशों के फ्लैग का भी इस्तेमाल किया गया है, मिशंस टू अचीव देयर गोल्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसरो का ट्वीट है। इसे अब एक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ट्विटर रीनेम होकर एक्स बन गया है। लेकिन बात बड़ी ये है कि किस तरीके से इसरो ने लूना 25 को, या कहें कि रशिया को कांग्रेचुलेट किया है, उस दौर में जब रशिया और इंडिया के बीच स्पेस रेस के तौर पर लूना 25 के लॉन्च को देखा जा रहा है। चंद्रयान 3 जो है वो तेजी से जा रहा है, लेकिन पीछे से रूसी रॉकेट के जाने की वजह से ये पूरा जो मिशन है दोनों देशों का, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हो गया है। वजह इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई हैं, जिसे आप तारीख से समझिए। लूना 25 जो है वो 21 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड कर सकता है, जबकि चंद्रयान 3 की तारीख दी गई है 23 अगस्त। इन तारीखों के बीच में तस्वीर सामने आई है चांद की, पृथ्वी की, जिसे खींचा है चंद्रयान 3 ने। यह तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है। इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर लैंड होने से पहले ही अपने काम को शुरू कर चुका है। एक तस्वीर जो है वो पृथ्वी की है, जबकि दूसरे साइड की जो तस्वीर है वो चांद की है। पृथ्वी की तस्वीर को आप छोड़ दीजिए, वहां तो हम रह ही रहे हैं। दूसरी तस्वीर को गौर से देखिए, यह चांद की तस्वीर है, और इस चांद का दक्षिणी ध्रुव, अंग्रेजी में बोले तो साउथ पोल, वो इलाका है जहां पहुंचने को लेकर भारत और रूस के बीच, आप इसे दिलचस्प अंदाज में अगर देखें तो आप जंग कह सकते हैं, क्योंकि यहां जो पहले पहुंचेगा उसे लेकर तमाम लोगों की, खास तौर पर जो वैज्ञानिक समाज है उनकी निगाहें कि यहां पहले कौन पहुंचेगा। और रीजन इसके पीछे सबसे बड़ा यह है कि अब तक साउथ पोल पर, जहां पर सूरज की रोशनी भी कई करोड़ों सालों से नहीं पहुंच पाई है, वहां पहले पहुंचने की यह जंग है। चंद्रयान 3 पहले पहुंचेगा या लूना 25 पहुंचेगा। इस रेस के बीच में एक बड़ी बात यह भी है कि रूस का ये जो मिशन है उसे 11 दिन में रूस कंप्लीट कर रहा है, जबकि भारत को एक लंबा वक्त लग रहा है। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MK वर्मा जी। पहचान आपको बता दें, आप में से कई लोग जो हैं शायद हैरान भी रह जाएं। वर्मा सर जो हैं वो दरअसल अब्दुल कलाम के शिष्य हैं। वही अब्दुल कलाम जिनको भारत के रॉकेट मिशंस के लिए, भारत में रॉकेट के जनक के तौर पर आप कह सकते हैं कि किस तरीके से लाखों लोगों को, कई जनरेशंस को उन्होंने प्रभावित किया। और उन्हीं जनरेशंस में से एक हमारे साथ हैं MK वर्मा जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत को और रूस में, दोनों के बीच, जब दोनों के रॉकेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं चांद की तरफ, तो भारत को इतना वक्त क्यों लगा, और उसके अलावा रूस को इतनी जल्दी रूस कैसे पहुंच गया। हालांकि जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सबको अब लगभग पता है कि भारत जो है वो स्लिंग शॉट लेकर गया है, जबकि रशिया अपने पावरफुल रॉकेट के जरिए सीधे चांद की तरफ जा रहा है। अब आप बताइए सर कि इसको किस तरीके से हम अपने दर्शकों को और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, ताकि जो स्पेस साइंस में लोगों की दिलचस्पी जनरेट होना शुरू हुई है वो और बेहतर तरीके से सामने आए। धन्यवाद शेखर जी। देखिए, इसमें सीधी और सरल शब्दों में समझने के लिए दो बात समझिए कि चंद्रयान हम लोगों ने छोड़ा है धरती से, जो जिस टेक्नोलॉजी पे छोड़ा है वो धरती के आउटर ऑर्बिट में जैसे जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगा, जीरो की ओर जाएगा, पहले वो चक्कर काटेगा धरती के ऑर्बिट्स को, फिर उसके बाद वहाँ से छोटा ईंधन फायर करेगा, फिर वो चांद के ऑर्बिट में चला जाएगा, वहाँ चक्कर काटते हुए चांद पे उतरेगा। इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। अभी तो सारी घटना घट गई। आज की डेट में चंद्रयान जो है वो हमारा सबसे आखिरी ऑर्बिट, आज से
मतलब जब एंट्री लिया था 2-3 दिन पहले, अभी वो आखिरी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है एंड रेडी है, जेट सेट गो फॉर लैंडिंग। किसी भी मोमेंट में जब भी इसरो चाहे तो जब वो अपना अगला प्रोसेस शुरू करेगा तो चंद्रयान, जो कि अभी हॉरिजेंटली है, ग्रह के चक्कर लगा रहा है, तो अब वो उसको वर्टिकल मोड में लेने का मतलब कि जो जेट इंजन लगे हैं, जो लैंडर है और जो उसके ऊपर जो चंद्रयान है, उसका इंजन अभी पीछे की ओर है और ऑर्बिट पे घूम रहा है। तो अभी की ताज़ा स्थिति ये है कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद उसने पृथ्वी के चक्कर लगाया और आखिरी ऑर्बिट में और कितने चक्कर लगाए? अभी आखिरी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा अभी है। लेकिन चांद के ऑर्बिट में पृथ्वी तो के ऑर्बिट को उसने चक्कर लगाया और धीरे धीरे इग्नाइट करके उसको जो है भेज दिया गया चांद के ऑर्बिट में आ गया। चांद के उस आखिरी ऑर्बिट पे है जिससे कि अब वो लैंड करेगा। तो लैंड करने में पहली बारीकी ये है कि अभी जो वो चंद्रयान चक्कर लगा रहा है, वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और उसका जो बैक पोर्शन है, जो पीछे का पोर्शन है जहां रॉकेट लगा है, वो पीछे की ओर है, हॉरिजेंटल। नहीं, आपने ये तो आपने लैंडिंग का प्रोसेस बता दिया सर। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कि चंद्रयान को इतना वक्त लगा, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और अब वो 23 अगस्त की तारीख जो है वो सेट की गई है, जबकि रशिया का जो है वो 11 से 12 दिन में। वो मैं समझ रहा हूँ, फिर थोड़ा बता दूं कि कैसे लैंड होता है। तो जो चंद्रयान है या जो लूना 25 है, अभी ऑर्बिट में ऐसे घूमेगा तो उसका बैक एक पोर्शन होगा, फ्रंट होगा। जो बैक पोर्शन है, जब वो चांद पे लैंड करेगा तो बैक पोर्शन जो कि अभी चंद्रमा के पैरेलल है, वो वर्टिकल हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा और जो रोवर है वो ऊपर की ओर रहेगा, बीच में लैंडर रहेगा। अब ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है कि जब वो चंद्रयान नीचे आएगा तो काफ़ी स्पीड में होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस स्पीड को धीरे धीरे 1000 से 500 करते करते वो 10 किलोमीटर पे आएगा, तब जाके वो उतरने की स्थिति में होगा। अदरवाइज देयर विल बी ए इम्पैक्ट, फटाक से आएगा, चांद वो क्रैश कर जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है। तो अब जब चाहे इसरो उसको मोड़ के हॉरिजेंटल से वर्टिकल करके चांद पे धीरे धीरे उतार देगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि लूना 25 कैसे डायरेक्ट जा रहा है। लूना 25 में सबसे बड़ा है कि भारत ने, इसरो ने जो अभी इजेक्ट किया है, जो लॉन्च किया है, उसकी कुल कीमत 600 करोड़ है और रसिया जो लूना 25 भेजा है उसकी कीमत 2000 करोड़ है। ऐसा इसलिए है कि बगैर ऑर्बिट में चक्कर लगाए वो डायरेक्ट चांद के पहले ऑर्बिट में लूना पहुंच जाएगा, उसको अर्थ के चारों ओर चक्कर नहीं लगाना है। वजह है कि उसकी पावर ज़्यादा है और उसका ईंधन ज़्यादा है, क्रायोजेनिक इंजन है, पावरफुल इंजन है। थोड़े उसके ट्रेड सीक्रेट है तो क्रायोजेनिक, लेकिन फॉर्मुलेशन किसी। हमारा इंजन कौन सा है? हमारा भी क्रायोजेनिक है, लेकिन क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को 150 के मतलब नीचे टेम्परेचर लाने से 100 मतलब माइनस वाले में लाने से वो लिक्विडिफाई हो जाता है और उसके बाद लिक्विडिफाई होने से कम स्पेस में ज़्यादा दूरी तक चलने की, अगर उसके बदले बारूद दे देगा तो 5000 टन बारूद डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप LPG गैस है तो सिलेंडर के अंदर वो कम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन आप 1 महीने खाना बनाते हैं। अब 1 महीने खाना बनाने के लिए आपको एक बैलगाड़ी के बराबर लकड़ी चाहिए, तो यही है। तो वो लिक्विडिफाई है, क्रायोजेनिक इंजन है और उसका एडवांस क्वालिटी है। और जो बड़े रॉकेट होते हैं उसमें जब आप इंजन को यूज़ करते हैं तो बड़े रॉकेट को दूरी तक पहुंचाने में जो ईंधन भरा जाता है उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि इंजन को हैंडल करना उतने देर तक मुश्किल होता है ईंधन को। जबकि चंद्रयान का जो है ये खूबी है कि इसरो ने छोटे छोटे रॉकेट मॉड्यूल से वो चांद पे उतार रहा है, जो कि पॉकेट को अलाउ करता है, हर एक आदमी कर सकता है। इतने कम बजट में इस मिशन के लिए अटेम्प्ट करना अपने में बड़ी बात है। उतार देगा और वहाँ से वापस 14 दिन रिसर्च करके आ भी जाएगा, इतना इंजन है। और बड़े रॉकेट का यूज़ नहीं किया, जबकि रसिया ने 2000 करोड़ खर्च करके उसी इंजन को और मॉडिफाई करके बड़ा रॉकेट बनाया, जो कि डायरेक्ट वहाँ जा तो रहा है लेकिन पैसे 3 गुना ज़्यादा हैं, और फिर वहाँ 1 साल रह के फिर वो वहाँ से वापस आएगा। जबकि हमारा चंद्रयान 14 दिनों तक वहाँ पे ज्योग्राफिकल सर्वे करेगा और 14 दिन के बाद वो वापस आ जाएगा, क्योंकि वापस आने में फिर उसको चाहिए होता है कि कैसे आएगा।
लैंड रोवर तो उतार दिया, अगर वापस आना चाहता है तो कैसे आएगा? तो वापस आने की भी प्रक्रिया का करना पड़ता है, क्योंकि कल को मनुष्य जाएगा तो आदमी जाएगा। अभी तो मशीन है, आप छोड़ दे सकते हैं, लेकिन कल को मनुष्य जाएगा तो वो तो वापस आएगा। दोनों प्रक्रियाओं का प्रैक्टिकल चलता है, प्लस माइनस चलता है। और जो दक्षिणी ध्रुव है, जो साउथ पोल है, वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि हर समय डार्क ही रहता है, वो पोर्शन सूरज के सामने नहीं आता है। वहाँ पे बड़े बड़े क्रेटर्स बने हैं, गड्ढे बने हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि भाई वो कहाँ पे उतारेगा। जहाँ जाओ वहीं पहाड़ मतलब गड्ढा होगा, तो उतारना तो खोजना। इसमें एक और चीज़ दिलचस्प बात है, वो ये है कि रशिया के साथ में चंद्रयान 3 की एक तरीके से रेस है। हालांकि जो डेट्स निकल कर सामने है उसमें बताया जा रहा है कि किस अगस्त को रशिया का जो लूना 25 पे पहुंचेगा, एक्सपेक्टेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 23 को उतार सकता है। हाँ, लेकिन हमारा जो है वो 23 है, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इंडिया जो है हो करे। हमारा 23 है, हम उसको चाहे तो 2-4 दिन पहले भी कर सकते हैं। इस पोजीशन पे इंडिया खड़ा है, लेकिन इसमें लॉस क्या है? लॉस ये है कि अगर पहले करेगा तो मान लीजिए कि चंद्रयान को उतरने से 10 दिन पहले वो आखिरी ऑर्बिट में 2000 चक्कर मारा, 5000 चक्कर मारा, तो 5000 चक्कर मारने में 5 दिन स्पेंड करने में वो जो फोटो लेगा चांद का, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, चांद की सतह पे क्या है, उसके नीचे क्या मतलब है। आप ये कहना चाहें चंद्रयान जो है अपना काम करना, रिसर्च करना जो है वो पहले स्टार्ट कर दिया है, जो तस्वीरों के रूप में सामने आ रहा है, हमने जैसा कि दिखाया अभी। और लॉस ये है कि अगर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में इंडिया पहले, इसरो ने अगर चंद्रयान उतार दिया तो उतरने वाला तो खिताब उसको मिल जाएगा, लेकिन बाकी रिमेनिंग डेज में जो वो रिसर्च करता, चंद्रमा से जो डेटा लेता, चंद्रमा के नीचे क्या है, कितना फीट नीचे क्या है, ये सब डेटा, जैसे पहला राउंड चक्कर दिया, उसने ट्रेस किया कि यहाँ पे एक्स मटेरियल है। अब उसको कंफर्म करने के लिए मान लीजिए वो मटेरियल सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वोलाटाइल है, तो जब दूसरे चक्कर पे आता है तो एनालाइज होता है डेटा कि ओ यही था, यही है, लगता है ये रॉक है, ये सेमी सॉलिड है। तो ये सारे डेटा को कंफर्म करने के लिए चक्कर लगाने ज़रूरी होते हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच को लेते हुए, क्योंकि एक बार 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 तो चांद पे भेज नहीं सकते, तो जितना डेटा आ जाएगा उसके बेसिस पे दूसरा हम काम कर सकते हैं। यही एक लॉस भारत का हो जाएगा कि सक्षमता रहते हुए भी डेटा को वो नहीं लेगा और कुछ दिन पहले चांद पे उतर जाएगा, रसिया से होड़ लगाने के चक्कर में कि मैं पहले उतर जाऊं। होड़ तो ठीक है, लेकिन जो दिलचस्प जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये भी है कि जो रॉसकॉस्मॉस का जो लूना 25 है और इंडिया का जो चंद्रयान 3 है, जो साउथ पोल पे यानी उस पोजीशन पे लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे दोनों की जो लैंडिंग साइट है उसमें बताया जा रहा है करीब 120 मील का अंतर है। उस लिहाज से भी अगर देखें कि अगर कोई मान लो ठीक है डेटा कलेक्ट करने के लिए पहले उतारने का अटेम्प्ट नहीं भी लेते हैं मान लो एक बार के लिए, लेकिन जो पहले उतरेगा क्या उसका वर्चस्व ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स, जो पहले उतरेगा उसका नाम होगा पूरे संसार में, इस बात का नाम होगा कि ये रसिया कंट्री जो है इतने दिनों में डॉट टू डॉट इतने दिनों में ये चांद पे पहुंच सकता है। और उन हालातों में पहुंचा जब रशिया वॉर से जूझ रहा है और उसको तमाम जो दूसरे एडवर्स कंडीशन में भी पहुंच सकता है कंडीशन कम समय में। इससे रसिया को क्या फ़ायदा होगा कि बाकी जो दूसरे कंट्री हैं जो अपना सैटेलाइट भेजना चाहते हैं, चांद पे रिसर्च करना चाहते हैं, वो इसरो को ऑर्डर देने के बजाय उसके जो इंजन पे प्रेफर करें। मिलाकर सर यही है कि इसरो को ऑर्डर दे दूसरे रॉकेट से नहीं दे वो लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है वो ये है कि आपकी जो रेस हो रही है, स्पेस रेस हो रही है, वो उससे हो रही है जो है एक लंबे दशक से। हालांकि रशिया ने इस मिशन को जो है करीब 47 सालों के बाद जो है लूना 25 को लॉन्च किया है, चंद्र मिशन को। हालांकि वो कई दशकों से इस रेस में, इस चीज़ में इन्वॉल्व है, उसका जो पावर है वो ज़्यादा है, और इंडिया जो है इसमें अभी नया खिलाड़ी है, और नया खिलाड़ी होने के बाद भी आप सुपर पावर से स्पेस में रेस लगा रहे हैं और उससे आधे से ज़्यादा कम कीमत पे आप चांद पे पहुंचने की कोशिश। इसमें एक बात और ऐड कर लीजिए कि चंद्रयान 3 इसलिए इंटैक्ट और अच्छा है कि इंडिया चंद्रयान 2 में जो फेल हुआ, तो फेलियर के कारण उसके पास बहुत ऐसे डेटाज हैं जो कि अभी सही करके भेजा है। रसिया यहाँ मिस कर रहा है क्योंकि उसका कोई फेल नहीं हुआ है, इसीलिए दे डोंट हैव द आइडिया ऑफ फेलियर कि फेल में क्या करेंगे। इसीलिए कुल मिला के अभी इसरो का वर्चस्व कायम है
कल को वो एक दिन बाद उतारे या 1 घंटे बाद उतारे या 2 दिन पहले उतारे, इसरो में काफ़ी विद्वान लोग हैं, अपने ढंग से करेंगे। और जो इंटरनेशनल मार्केट से ऑर्डर आना है वो पैसा तभी लगाता है जब वो कंफर्म होता है, तो वो इसरो के ही साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि कम पैसे में काम करके दे रहा है और परफेक्ट काम करके दे रहा है। एक बार फेल करने में जो पैसा खर्च किया उससे वो सीखा है, उन सारे एल्गोरिदम्स को, उन सारे संभावनाओं को लेके उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंसर्ट किया है, ताकि वो प्रॉब्लम आएगा तो ये खुद अपने आप चंद्रयान हैंडल कर लेगा। कुल मिला के चंद्रयान 3 उतरने के बाद या उतरने से पहले वो जो काम कर रहा है, दैट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम, ये चीज़ किसी के पास अभी नहीं। तो कुल मिलाकर यही है कि अब चंद्रयान जो है वो उसको चंद्रयान 2 के फेल होने का एक्सपीरियंस है, उससे चंद्रयान को बेनिफिट होगा। रशिया 47 सालों के बाद जा रहा है, लेकिन एक और बड़ी बात है जिसको पूरे देशवासियों को उस पर गर्व भी करना चाहिए और इस बात को याद रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे एक्टर्स के जन्मदिन जो है उनको ज़रूर याद रखते हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, उनके जन्मदिन याद रखते हैं। विक्रम साराभाई का जन्मदिन है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए और बतौर भारतवासी हमें इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए और याद रखना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको इस तरीके से देखते हैं, एक छोटी सी कहानी याद आ गई। अब्दुल कलाम जी के, स्वर्गीय कलाम जी के बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, वो एक बार समुद्र किनारे टहल रहे थे कलाम साहब, और विक्रम साराभाई जो कि वो नाम नहीं जानते थे, वो बैठे गीता पढ़ रहे थे। तो और उससे पहले वो फिर बातचीत चली, आप क्या करते हैं? तो बोले कि ऐसे ऐसे हैं, बस मैं गीता पढ़ता हूँ। तो कलाम जी से पूछा आप क्या करते हैं? तो कलाम जी ने कहा कि मैं ये हूँ और सैटेलाइट ये सब छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा जाना चाहता हूँ। तो आई गई बात ख़त्म हो गई। फिर जब वो जाने लगे तो बड़ी सी गाड़ी आई साराभाई को लेने। कलाम साहब सोचे कोई बड़े आदमी थे, खैर आई गई बात ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे वो इंटरव्यू देने पहुँचे, तो जब पहुँचे तो विक्रम साराभाई उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो वो देख के चौंक गए, उनको सेलेक्ट भी कर लिया। तो कलाम साहब ने पूछा कि भाई सर आप तो समुद्र किनारे बैठ के आप गीता पढ़ रहे थे, तो बोला कि इसका क्या रहस्य है? गीता में तो मैं तो उतना, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हूँ, गीता ठीक है लेकिन गीता की जगह उसका स्पेस से क्या रिश्ता है? तो विक्रम साराभाई ने जवाब दिया कि गीता पढ़ने से, जो कि तुम भी पढ़ो, गीता पढ़ने से ये बात समझ में आती है कि ये जो हम कर रहे हैं उसमें हम कैसे एक्यूरेसी के साथ और कम समय में मानव भलाई के लिए इसको हम काम करेंगे। तो मैं गीता इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उसकी कनेक्टिविटी मानव कल्याण से है, नहीं तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं गीता। बहुत दिलचस्प बात बताई अब्दुल कलाम के शिष्य MK वर्मा जी, उन्होंने जो बातें बताई उसके अपने कई मायने हैं। विक्रम साराभाई का हमने जिक्र किया, और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और विक्रम साराभाई के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं का विज़न और उन्हीं का ड्रीम जो है, जिसको आज धीरे धीरे इसरो जो है एक लेगेसी के तौर पर आगे बढ़ा रहा है, उन सब चीज़ों को अगर समझें हम, तो उस लिहाज से विक्रम साराभाई जो है वो एक तरीके से रियल हीरो जो है, क्रिएटर हैं फॉर स्पेस इंजीनियरिंग, जो आज हम इसरो उस दौर में जब इंडिया जो है आज़ादी के बाद खड़े होने की कोशिश कर रहा था अपने पैरों पर, उस दौर में इतना बड़ा विज़न लिया कि आज जो है दुनिया के जो चुनिंदा देश हैं उनमें भारत जो है इकलौता ऐसा देश है जो डेवलपिंग कंट्री के तौर पर जो इस तरह के मिशंस को करने की कुव्वत रखता है, हैसियत रखता है, और इस हैसियत के साथ उसे अंजाम देने की जो काबिलियत है वो भी आपके सबके सामने है। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा एक्यूरेसी के साथ, और फिलहाल देखना ये होगा कि अब 23 अगस्त को इंडिया का चंद्रयान 3 लॉन्च होता है, कैसे लॉन्च होता है, सक्सेसफुली होता है या उससे पहले भी क्या इसकी कोशिश की जा सकती है, और जिस तरीके से लूना 25 आगे बढ़ रहा है, क्या जितनी जल्दबाजी में उसने इस मिशन को लॉन्च किया, क्या उसके सक्सेस के रेट क्या रहेंगे, इन दोनों ही चीज़ों पर नज़र रहेगी। अंतरिक्ष में दोनों चीज़ें जो हैं वो घटनाएं घट रही हैं। फिलहाल जो अपडेट आएगी वो आपको लेकर आते रहेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी जो राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन से आप जरूर लिखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।